Hi kids, let's do our Unit 2, Chapter 2.3, The Worm. Let's begin. This is your warming up exercise. Question 1. Worms play a very important role in maintaining ecological balance. They are friends of farmers. तो जो कीड़े होते हैं वो बहुत ही important role play करते हैं हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में. उन्हें हम क्या कहते हैं? किसानों को मित्र कहते हैं. Form groups and discuss the significance of worms in the above two rules. तो आपको जो है उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस करनी है ग्रुप बना के. सो लेट्स सी आंसर. Worms play a vital role in maintaining the ecological balance and are essential for farming. जो कीड़े होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो जो है खेती के लिए जरूरी हैं. They are the living breathing engineers of the underworld, eating and recycling organic matter to keep our soil healthy. वो जो है वो इंजीनियर की तरह है जो धरती के अंदर रहते हैं और हमारे सॉइल को जो है वो हेल्दी बना रहे हैं. तो उनका पहला काम वो क्या करते हैं? रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स. तो वो क्या करते हैं, जैसे अगर धरती पे कोई भी चीज गिरी, अगर आपके गार्डन में जो है पत्ते गिरे या फिर फल गिरे, फूल गिरे, तो वो उन सबको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसे जो है वो न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं, उससे वो खाद बना रहे हैं. तो ये सब जो काम है ये कीड़े कर रहे हैं, उसे ब्रेक डाउन करके उससे खाद बनाना. इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर, वो जो हमारी धरती है उसको भी वो अच्छा कर रहे हैं. वो उसे क्या करते हैं? उसे लूज कर देते हैं, उसे ढीला कर देते हैं, उसमें और ज्यादा ऑक्सीजन आ जाती है. ऐसा कैसे करते हैं? क्योंकि वो इधर से उधर चलते हैं मिट्टी के अंदर ऐसे छोटे छोटे टनल बना के. तो इससे जो है मिट्टी जो है उसमें और ज्यादा ऑक्सीजन आ जाती है. रिपेयरिंग डैमेज सॉइल, अगर हमारी सॉइल जो है वो खराब हो रही है, जैसे आप एक खेत पे सालों खेती करो तो वो सॉइल जो है वो मिट्टी जो है वो डैमेज हो जाएगी. तो उसे रिपेयर कौन करता है? कीड़े करते हैं. वो जो है प्रोवाइडिंग अ फूड सोर्स फॉर द इम्पोर्टेंट स्पीशीज. वर्म्स प्रोवाइड अ क्रूशियल प्रोटीन रिच सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर इम्पोर्टेंट स्पीशीज लाइक बर्ड, हेजहॉग्स एंड फ्रॉग्स. तो वर्म्स जो है वो खाना भी है बहुत से कीड़ों के लिए, जैसे चिड़िए वगैरह जो है इन सब के लिए वो खाना भी है. तो ये प्रोटीन रिच खाना है, तो ये ऐसे भी फायदा करते हैं सबका. Think and write down how the following creatures can be useful. तो आपको बताना है कि ये जीव जंतु कैसे यूजफुल है. A is dragonfly. dragonfly क्या होती है? वो जो हेलीकॉप्टर जैसा कीड़ा होता है वो dragonfly कहलाता है. So dragonfly are natural pest control and help in pollination. तो ये naturally pest control करते हैं. ये जो है वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जो आपके खेत खलियान के लिए अच्छे नहीं है. तो ये पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं और ये पॉलिनेशन में भी मदद कर रहे हैं. पॉलिनेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें जो है जैसे फल से फूल बनता है. सो दैट इज पॉलिनेशन. स्पाइडर क्या करते हैं? वो भी नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करते हैं. आपने देखा होगा स्पाइडर के वेब में जो है मच्छर फंसे रहते हैं, वो उन्हें खाते हैं. एंड्स क्या करती हैं? वो हमारे सॉइल को इम्प्रूव करती हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी करती हैं, राइट. वो भी उसमें ऑक्सीजन भरती हैं, तो वो सॉइल जो है वो लूज होता है, तो वो ज्यादा फर्टिलाइज्ड होता है, तो वो ज्यादा बेटर होता है कोई चीज उगाने के लिए. हनी बीज प्रोवाइड हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन. वो जो है हमें हनी प्रोवाइड करती हैं, वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं. अर्थवॉर्म्स वो भी सॉइल को इम्प्रूव करते हैं और जो वो सारी जो बड़ी बड़ी चीजें जो गिरती हैं धरती पे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो उसे रिसाइकल करके उससे खाद बनाते हैं. नंबर 3, लिटिल क्रीचर्स इन नेचर कैन ऑल्सो बी योर टीचर्स. जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं हमारी प्रकृति में वो भी आपके टीचर हो सकते हैं. थिंक एंड राइट द व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको बताना है कि हम इन सब से क्या सीख सकते हैं. सो ए इज बीज. बीज से हम क्या सीखते हैं? उनसे हम सीखते हैं एफिशिएंसी, राइट. वो कितने एफिशिएंट होके अपना काम करती हैं, हर काम उनका जो है टाइम पे होता है, तो टाइम मैनेजमेंट है. कोऑपरेशन, वो आपस में, राइट, सारी बीज साथ में काम करती हैं और फिर वो अपना बड़ा सा बी हाइव बनाती हैं जिसमें वो जो है हनी इकट्ठा करती हैं. कम्युनिकेशन भी होता है, राइट. वो आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं. एक रानी बी होती है जिसका सब सुनते हैं. एंड्स जो है वो टीम वर्क होता है, राइट. सारी एंड्स मिलके काम करती हैं, सब धीरे धीरे अपना खाना उठा के एक जगह लेके जाती हैं. हार्ड वर्क, मेहनत करती हैं, छोटी सी होती हैं फिर भी छोटी छोटी चीजें उठा के ले जाती हैं. डिसिप्लिन होता है, वो कंटिन्यूस करती रहती हैं, राइट. स्पाइडर्स जो है वो हमें पेशेंस सिखाते हैं, राइट. आपने देखा है ना, वो एक स्पाइडर जो है वो इतना बड़ा सा कॉबवेब बनाता है जो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसे बनाने में बहुत पेशेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, राइट. हम 1000 बार उनका जो जाला है वो गिर जाता है, वो फिर से उठ के बनाती हैं, तो वो परसिवरेंस भी है. कैटरपिलर्स वो हमें ये सिखाते हैं कि
चेंज इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, कि जो है बढ़ने के लिए जो है बदलाव जरूरी है। वो हमें पेशेंस भी सिखाते हैं और सेल्फ केयर भी। Breeding worms to use them to convert organic waste into fertilizer is called vermiculture or vermicomposting. तो अगर हम worms को पालें और उससे जो है हम fertilizer बनाएं तो उस process को vermiculture या vermicomposting कहते हैं. Find out more about vermiculture and how you can carry out the same in your garden backyard to fertilize your plants. तो आपको जो है इसके बारे में और पता करना है और आपको यहाँ पे लिखना है कि आप कैसे अपने गार्डन में वर्मिकल्चर कर सकते हो। So these are the steps to do vermiculture. सबसे पहले तो आपको एक चूज अ कंटेनर, एक कंटेनर चूज करना है। वो प्लास्टिक का हो सकता है या वुडन का हो, बस वो जो है 8 इंच डीप होना चाहिए और उस पे एक ढक्कन होना चाहिए ताकि वर्म्स बाहर ना जाएं। फिर आपको उसमें बेडिंग ऐड करना है, मतलब आपको उसके नीचे न्यूज़पेपर बिछा दो या कार्डबोर्ड लगा दो या फिर जो है पत्ते वगैरह बिछा दो, बट नीचे एक बेडिंग बनानी है। फिर आप उसे गीला कर दो उस बेडिंग को जो है, और फिर उसमें आपको कीड़े ऐड करने हैं और उसके बाद आप कुछ दिन के लिए उसे छोड़ दो। देन फीड द वर्म्स, फिर आप वर्म्स को खाना खिलाओ, मतलब क्या, जैसे आपके किचन में जो भी वेस्ट है, जैसे सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, अंडों के छिलके, जो भी खाने का वेस्ट है आप डाल सकते हो। सिर्फ आप मीट या डेयरी नहीं डाल सकते हो, हाँ, दूध या मीट नहीं डाल सकते हो आप वहां पे, बाकी सब कुछ डाल सकते हो। और फिर जो है आप जो है कुछ महीने वेट करो, तो कुछ महीने बाद जब आप उस डब्बे को खोलोगे तो आप देखोगे उसमें जो है कंपोस्ट बन गया है, मतलब वो जो सारे छिलके वगैरह थे वो एक फर्टिलाइजर बन गए हैं और आप जो है उसे निकाल के जो है अपनी मिट्टी में डाल सकते हो और फिर आप दोबारा यही प्रोसेस कर सकते हो। Now these are the questions that are written on the indent of chapter, मतलब जो आपका चैप्टर है उसमें जो साइड में क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना पेज पे, ये वो हैं। तो लेट्स डू नंबर 1, why should we take care even of small worms? हमें छोटे छोटे कीड़ों का भी क्यों ध्यान रखना चाहिए? We should take care even of small worms because even they are God's creation, क्योंकि उन्हें भी भगवान ने बनाया है इसलिए। What are the creation of God are mentioned? भगवान की और क्या क्या बनाई चीजें कवि ने बोली हैं? The poet mentions the sun, the moon and the stars as well. तो कवि ने जो है sun, moon और star को भी mention किया है। Explain the thought in the last two lines in simple words. आपको last two line में जो बताया गया है उसका मतलब बताना है अपने शब्दों में। So answer is, poet says that we don't have the right to take the life that we can't give. कवि कह रहा है कि हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम जो जिंदगी दे नहीं सकते हैं हम वो ले भी नहीं सकते हैं, तो ये जो है ये हमारा अधिकार नहीं है। Only who can give life to someone has the right to take it. सिर्फ जो किसी को जीवन दे सकता है उसी का अधिकार है कि वो ले सके, तो हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम किसी का जीवन ले भी नहीं सकते हैं। So these are the questions that come after your chapter. आपका चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन एंड आंसर है ये वो है। So let's do number 1. Read the poem aloud and you'll find some old outdated words that we do not use in everyday language now. आपको पोएम पढ़नी है और आप देखोगे उसमें कुछ ऐसे पुराने शब्द यूज हुए हैं जो हम इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं, राइट? ये जो वर्ड्स हैं ये आप अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये क्या है, थोड़े अजीब से लगेंगे। However, some writers, poets use them to impart an old-fashioned flavor to suit the background of their writer. But कुछ लेखक या पोएट जो है वो ये वर्ड्स यूज करते हैं ताकि आपको उस कविता में थोड़ी पुरानी सी फीलिंग आए, आपको लगे कि ये पुराने जमाने की है। Such words are called archaic words. इन्हें archaic words कहते हैं। Give the modern words for the archaic words from the poem. तो आपको इन शब्दों के लिए जो है मॉडर्न शब्द बताने हैं। So first one is thy. Thy का मतलब हुआ your, तुम्हारा। Being का मतलब हुआ life, यानी जिंदगी। Bestowed का मतलब हुआ gifted, किसी को कुछ गिफ्ट दिया हो। Thee का मतलब हुआ you. Thou का मतलब हुआ you. Canst का मतलब हुआ can. Read any poem, sonnet by William Shakespeare. Pick out archaic words and guess what they mean. आपको जो है शेक्सपियर की कोई भी जो है पोएम या सोनेट पढ़ना है और उसमें से जो है आर्केइक वर्ड्स ढूंढ के जो है लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने उनका जो सोनेट 18 है जो बहुत पॉपुलर है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, वो मैंने यहाँ पे जो है लिखा है मैंने इंटरनेट से, और उसमें ये वर्ड्स यूज हुए हैं, ये सब आर्केइक वर्ड्स हैं और ये इनके मॉडर्न मतलब है। उसमें यूज हुआ है दाउ, दाउ मतलब यू। आर्ट का मतलब हुआ आर। हैथ का मतलब हुआ हैव। ओएस्ट का मतलब हुआ ओ। वॉन्डरिस्ट का मतलब हुआ वॉन्डर। ग्रोएस्ट ग्रो।
दी यू। तो ये जो है ये वो है। Number 2, the poet uses a device where he directly addresses someone absent or abstract. Such a device is the figure of speech called apostrophe. तो कवि जो है वो किसी ऐसे इंसान को एड्रेस कर रहा है, किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो वहां पे है ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है, वो वहां पे है ही नहीं, वो किसी ऐसे इमेजिनरी इंसान से बात कर रहा है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी। कि आप जो है किसी इमेजिनरी इंसान से बात कर रहे हो, कोई इंसान वहां है नहीं, आप फिर भी कह रहे हो, उससे बात कर रहे हो। जैसे कि उसने पहली लाइन में करा है, टर्न टर्न दाई हेस्टी फुट असाइड, तुम अपना जो पैर है उसे साइड में करो। किसे कह रहा है वो? वहां पे तो कोई नहीं है, सो दिस इज apostrophe. Pick out any two other lines from the poem that contain an apostrophe. आपको दो और लाइंस ढूंढनी है पोएम में से जो apostrophe हैं. So number one is let them enjoy their little day, and number two is oh do not lightly take away the life thou canst not give. Number three, think and answer in your own words in your notebook. आपको अपने शब्दों में इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. Number 8, why does the poet appeal to us to respect the life of worm? कवि हमें ऐसा क्यों कह रहा है कि हमें जो है एक कीड़े की जिंदगी की इज्जत करनी चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसकी लाइफ का. Answer, the poet urges us to remember that every creature on this earth is created by God for some purpose. तो कवि हमें कह रहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी जीव जंतु इस दुनिया में जो है वो भगवान ने किसी पर्पस से बनाया है, किसी उद्देश्य से बनाया है. Hence we must respect every creature, big or small, for each has its own role to play in this universe. इसलिए जो है हमें हर जीव जंतु का सम्मान करना चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि हर किसी का एक रोल है इस यूनिवर्स में, हर किसी को एक काम मिला हुआ है इस दुनिया में करने के लिए, और इसलिए जो है वो जरूरी है दुनिया में. Besides, we have no right to take away a life which we cannot give back. और हमारे पास जो है ऐसा अधिकार भी नहीं है कि हम एक वो जिंदगी ले सकें जो हम दे नहीं सकते हैं. B, why do you think God created worms? आपको क्यों लगता है भगवान ने कीड़ों को बनाया? What is their ecological importance? उनका प्रकृति में उनकी क्या जरूरत है, क्यों वो जरूरी है? So answer is every creature on this earth is created by God for some purpose. हर creature को भगवान ने किसी उद्देश्य से बनाया है. Worms play a very important role in maintaining ecological balance. कीड़े जो है वो प्राकृतिक संतुलन बनाने में बहुत important role play करते हैं. They loosen and aerate the mud and bring up fertile nutrient rich soil. वो क्या करते हैं? वो मिट्टी को जो है वो लूज करते हैं और फिर जो है उसे उपजाऊ बनाते हैं. They turn organic garbage into organic fertilizer. वो क्या करते हैं? वो सारे कचरे को जो है खाद में बदल देते हैं. Their bodies provide protein. उनकी बॉडी जो है उससे प्रोटीन मिलता है, राइट? तो उससे बहुत सी चिड़ियां जो है अपना पेट भरती हैं. Thus, though they are so small, they play a huge role in maintaining ecological balance, and this is the purpose for which God created them. इसलिए जो है इवन दो वो इतने छोटे हैं फिर भी उनका रोल जो है वो बहुत बड़ा है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में, इसलिए भगवान ने उन्हें बनाया है. C, live and let live is a famous proverb. Which lines from the poem support this proverb? जियो और जीने दो ये एक बहुत ही फेमस कहावत है. तो पोएम में से आपको वो लाइन ढूंढनी है जो इस प्रोवर्ब, इस कहावत को सपोर्ट करती हैं. सो दोज लाइंस आर, turn turn thy hasty foot aside nor crush that helpless worm. आप अपना पैर हटाओ, आप उस बेचारे कीड़े को मत मारो. तो इसमें जो है इसका मतलब हुआ राइट, उसे भी जीने दो. Let them enjoy their little day. उसे उनका दिन एंजॉय करने दो. Do not lightly take away the life thou cannot give. वो जिंदगी मत लो जो आप दे नहीं सकते हो. सो ये तीनों लाइनें जो है ये इसको सपोर्ट कर रही हैं. D, does the poem urge us to protect only worms? क्या पोएम हमें सिर्फ कीड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही है? What is the general message conveyed through the poem? पोएम से हमें जनरल मैसेज क्या मिल रहा है? Though the poem is about the worm, the general message is that God has created all the creatures on earth, big and small. Every creature has a role to play. Even though ये पोएम जो है ये कीड़ों के बारे में है, जनरल मैसेज ये है कि भगवान ने सब जीव जंतुओं को बनाया है, छोटे या बड़े जो भी हैं, उन सबका कोई ना कोई काम है यूनिवर्स में. All beings have equal rights over the bounties of the earth.
सारे जीवों का जो है इक्वल अधिकार है, दुनिया में जो भी खाना पानी है सब पे सबका अधिकार है। नो वन कैन टेक अवे अ लाइफ दैट ही शी कैन नॉट गिव। किसी के पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो जिंदगी जो वो दे नहीं सकता है वो ले ले। तो किसी की लाइफ लेने का अधिकार आपको नहीं है अगर आप उसे कोई लाइफ दे नहीं सकते हो। Find from the library or internet other poems composed on tiny living creatures. Try to understand the message in each of them. हमें जो है लाइब्रेरी या इंटरनेट की मदद से वो कविताएं ढूंढनी है जो छोटे छोटे जीव जंतु पे लिखी हुई हैं और फिर उनमें क्या मैसेज है ये देखना है। तो ये जो कुछ पोएम्स हैं ये मैंने यहाँ पे जो है ढूंढ के रखी हैं जो किसी फेमस कवि ने लिखी हैं छोटे छोटे जीव जंतु के बारे में। सो दिस वन इज द फ्लाई बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने जो एक मच्छर के ऊपर लिखी है। So this poem is about a fly that has been killed by speaker's hand. The poem reflects on the fleeting nature of life and the idea that all creatures, no matter how small, are important. ये poem जो है ये एक मच्छर के बारे में है जो है पोएट के हाथ से मर जाता है। तो ये पोएम बताती है कि जिंदगी जो है वो कितनी छोटी है, वो कभी भी खत्म हो सकती है। और ये पोएम जो है ये भी बता रही है कि कोई भी जीव जंतु छोटा या बड़ा हो वो जरूरी है दुनिया में। So this one is To a Mouse by Robert Burns. ये रॉबर्ट बर्न्स ने माउस के बारे में लिखी है, चूहे के बारे में। This poem is about a mouse whose home was destroyed by the poet himself. ये उस चूहे के बारे में है जिसका घर जो है वो कभी नहीं खत्म कर दिया था, उसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। The poem reflects on the cruelty of humankind and the idea that even the smallest creature deserves compassion. ये कविता जो है ये इंसान की क्रूरता के बारे में है और ये बता रही है कि इवन जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उन पे भी हमें दया करनी चाहिए। Then there is a poem The Spider and the Fly by Mary Howitt. ये जो है ये एक मच्छर के बारे में, एक मच्छर और एक मकड़ी के बारे में है। Then there is a famous poem The Grasshopper and the Cricket by John Keats. This is a very famous poem जो जॉन कीट्स ने लिखी थी, वो बहुत ही फेमस पोएट हैं। This poem is about a grasshopper and a cricket who are both singing in the sun. ये जो है एक क्रिकेट और एक ग्रासहॉपर के बारे में है जो धूप निकली हुई है तो गाना गा रहे हैं। The Ant and the Cricket by Jean de La Fontaine. So ये जो है ये भी एक बहुत फेमस पोएम है जो एक चींटी और एक क्रिकेट के बारे में है। So ये सारी पोएम्स जो हैं ये एग्जाम्पल हैं छोटे जीव जंतु के ऊपर जो पोएम्स लिखी हैं उनका। 5. Even small things in nature play a big role. So protect nature. दुनिया में जो है वो छोटी छोटी चीजें भी जो है वो बड़ा बड़ा रोल प्ले करती हैं। So नेचर प्रकृति में हर चीज जरूरी है, छोटी हो या बड़ी हो, इसलिए हमें जो है प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। Frame some slogans based on the above topic. हमें जो है इस टॉपिक पे बेस करके कुछ और स्लोगन्स लिखने हैं। तो ये जो है ये मैंने स्लोगन्स इस टॉपिक पे बेस करके लिखे हैं। One is small things matter. छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। Nature's little helpers. प्रकृति के छोटे छोटे हेल्पर। Big impact, small steps. छोटे कदम हैं बट इनके इम्पैक्ट बड़े हैं। Nature's treasures. Small but mighty. तो ये कुछ स्लोगन्स हैं। Draft a short speech on the above topic which you could give at your school assembly. Use the following steps while drafting. तो आपको एक शॉर्ट स्पीच लिखना है इस टॉपिक के ऊपर, तो मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है। This is the short speech on that topic. Good morning everyone. Today I, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, want to talk to you about the importance of protecting nature. As we all know, even small things in nature play a big role in our world. From the tiniest insects to the tallest trees, everything has a purpose and a place in our ecosystem. Unfortunately, many of these small things are under threat. Pollution, climate change, and habitat destruction are just a few of the challenges that our planet is facing. If we don't take action now, we risk losing many of these important species forever. So what can we do to protect nature? There are many things that we can do, both big and small. We can recycle, reduce our use of plastic, and conserve water. We can plant trees and support conservation efforts in our communities. We can also educate others about the importance of protecting nature and encouraging them to take action as well. Remember, even small actions can make a big difference when it comes to protecting our planet. So, let's all do our part to protect nature and ensure that future generations can enjoy the beauty and diversity of our world. Thank you.
Verse 6. Paraphrase the poem in your own simple language. Write it down in your notebook. आपको इस पोएम का मतलब जो है वो अपनी भाषा में अपनी किताब में लिखना है. So answer is, in this poem, the poet tells the reader who is in a hurry to turn his foot aside so that he does not crush the helpless worm. इस कविता में जो कवि है वो हम पढ़ने वालों को, पाठक को क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि इतनी जल्दी में मत रहो, तुम्हारा पैर जो है वो इस कीड़े पे पड़ जाएगा और ये मर जाएगा ये बेचारा. The reader may be filled with scorn and hatred for the worm, but it was created by God. हम जो पाठक हैं, हो सकता है कि हमें जो है कीड़े से नफरत हो या हमें उसके लिए जो है वो घृणा हो, बट जो है हमें ये समझना चाहिए कि उसे भी भगवान ने बनाया है. The same God who made human beings and all other things that move has also given a portion of his unlimited love to the poor worm as a gift. वो भगवान जिसने हम इंसानों को बनाया है और बाकी सारी चीजें जो दुनिया में इधर से उधर चलती हैं उसे भी भगवान ने बनाया है. तो भगवान ने जो है अपने असीमित प्यार में से कुछ प्यार जो है वो इस कीड़े को भी दिया है. God has given the sun, the moon and the stars free to all the creatures he created. भगवान ने सूरज, चांद और तारे जो हैं ये सब जीव जंतुओं को दिए हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान के लिए. The grass that grows over the earth was made for worms as well as for human beings. जो घास है दुनिया में वो भी जो है भगवान ने इंसान को भी दी और कीड़ों के लिए भी दी है. The poet urges the reader to allow the worms to enjoy their brief life with its humble pleasure. कवि क्या कह रहा है हमसे कि हमें जो है इनको इनकी जिंदगी एंजॉय करने देनी चाहिए क्योंकि ये तो वैसे भी इतनी छोटी है. He tells us not to take away a life that we cannot give. कह रहा है कि हमें वो जिंदगी लेने का अधिकार नहीं है जो हम दे नहीं सकते हैं. 7. Frame a point-wise analysis of the poem The Worm. Use the following points. आपको जो है इस पोएम के जो है एनालिसिस जो है इन पॉइंट्स के बेसिस पे करने हैं. So first is poem and poet. पोएम का नाम है The Worm by Thomas Gisborne. Theme. The main theme of the poem The Worm is that all creatures big or small should be equally respected. थीम क्या है कि कोई भी जीव जंतु हो छोटा या बड़ा उसकी एक समान सम्मान होना चाहिए और एक समान उसको अधिकार होना चाहिए. टोन. द टोन ऑफ द पोएम द वर्म इज सीरियस एंड थॉट प्रोवोकिंग. उसकी टोन जो है वो सीरियस है और आपको सोचने पे मजबूर कर दे ऐसी टोन है. स्ट्रक्चर एंड स्टैंजा. द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स ईच. इसमें 4 स्टैंजास है और एक स्टैंजा 4-4 लाइन का है. राइम एंड रिदम. It has simple and smooth rhythm with a rhyme scheme of ABAB. This is the rhyme scheme. Okay, rhythm smooth है, simple है और rhyme scheme है ये. Rhyme scheme क्या होती है जिसमें जो है कवि कोई कविता लिखता है उससे जो है आप उसके गाने पे फर्क पड़ता है कि कभी उसे गाना हो तो वो कैसे गाई जाएगी या उसे याद करना हो उसकी rhyme scheme में उससे फर्क पड़ता है. Language and imagery. उसकी लैंग्वेज जो है वो आर्केइक है, राइट, पुराने जमाने वाली है और कोई भी इमेजरी नहीं है, मतलब कोई भी कल्पना नहीं यूज हुई है. फिगर्स ऑफ स्पीच क्या यूज हुए हैं? अपोस्ट्रोफी एंड इन्वर्जन. ये 2 फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं कविता में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस यू कैन कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई. थैंक यू.